अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन बेसिकली उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ये एक ऐसी टेक्निक है, ये आर्टिफिशियल मेथड है जो कि हमारे पास क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी प्रेगनेंसी को इंस्पायर्ड ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब ये कैसे करेगी? ये बेसिकली जो है ना हमारे पास इंटरफेयर कर सकती है नॉर्मल ओवुलेशन से, फर्टिलाइजेशन से और इम्प्लांटेशन से। इन तीनों के नॉर्मल जो प्रोसेस है ना, इन तीनों में इंटरफेयर करेगी किसी न किसी प्रोसेस से और प्रेगनेंसी को जो है ना प्रिवेंट करेगी। तो हम देखते हैं कि किस तरीके के कॉन्ट्रासेप्शन होते हैं, किस तरीके से हमने इसको डिवाइड किया हुआ है और क्या डिवाइसेस वगैरह होती है। अच्छा, कभी कभार ना ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन के पास पेपर में पूछ लिया जाता है कि बताएं कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट क्या है पाकिस्तान में। तो आपको ना पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट जो है ना पाकिस्तान में 34% है। बाकी आपको ना भी पता हो ना कि क्या मॉडर्न मेथड्स या ट्रेडिशनल मेथड्स क्या क्या परसेंट है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में क्या प्रिवेलेंस रेट है 34%। हमारे पास जो है ना जो कॉन्ट्रासेप्शन की हमारी कुछ पिल्स होती है, कुछ डिवाइसेस होती है। तो पहले हम वो देख लेते हैं, फिर हम इस वाली स्लाइड पे आते हैं। इसके लिए हम दो तरीके से जो है ना कॉन्ट्रासेप्शन को डिवाइड कर रहे होते हैं। एक हमारे पास नेचुरल मेथड होता है और एक आर्टिफिशियल मेथड होता है। नेचुरल मेथड में क्या होता है, लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड आ जाता है और स्टैंडर्ड डेज मेथड आ जाता है। स्टैंडर्ड लैक्टेशन एमेनोरिया मेथड जो है ना, इसमें हमारे पास क्या होता है, जब कोई लेडी जो है ना हमारे पास बर्थ दी है, तो उसके बाद उसका जो इमेनोरिया का पीरियड होता है पोस्टपार्टम का, उसमें जो है ना लैक्टेशनल इमेनोरिया होता है, ठीक है। जिसकी वजह से भी जो है ना हमारे पास नॉर्मल ओवुलेशन नहीं हो रही थी इस पीरियड में, तो इसलिए ये मेथड यूज किया जा रहा होता है। स्टैंडर्ड डेज का मेथड मतलब जो फर्टिलिटी बेस्ड मेथड्स होते हैं ना, कि इतने फर्टाइल डेज हैं इनमें होगा और इनमें इनमें हम लोग एब्सटिनेंस करेंगे, विड्रॉवल करेंगे। तो ये इस जैसे हम इसको कह रहे हैं नेचुरल मेथड, ठीक है। लैक्टेशन एमेनोरिया एंड स्टैंडर्ड डेज मेथड। आर्टिफिशियल मेथड को ना फर्दर क्लासीफाई किया हुआ है कुछ बैरियर मेथड में, हार्मोनल मेथड्स में, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस में और स्टरलाइजेशन में। बैरियर मेथड में ना क्या होता है, मेल कॉन्डेम्स होते हैं, फीमेल डायफ्राम होता है, फीमेल कॉन्डेम्स होती हैं और सर्वाइकल कैप्स होती है। हार्मोनल में ना हमारे पास आ जाती है स्पिल्स होती है, जिसमें हमारे पास हम यूज कर रहे होते हैं कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स और प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स होती है। इंजेक्शन में अवेलेबल होते हैं, इम्प्लांट्स होते हैं, प्रोजेस्टेरोन वेजाइनल रिंग्स होती हैं और पैचेस होते हैं। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस में ना हम लोग फर्दर दो कैटेगरीज आ जाती है। एक तो हमारे पास ना कॉपर इंट्रायूट्राइन डिवाइस है और दूसरी है हार्मोनल इंट्रायूट्राइन सिस्टम, जिसको हम लीवन और जेस्ट्रल भी मेनली यूज कर रहे होते हैं। तो मैं वो आपको ना नेक्स्ट स्लाइड्स में बताती हूँ क्या होता है। स्टेरिलाइजेशन में ट्यूबल लाइगेशन कर रहे होते हैं फीमेल्स में और वेजेक्टमी मेल्स में। आपने याद रखना है कि ये परमानेंट मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का। इसके बाद जो है ना हमारे पास हम लोग अगर चाहते हैं कि प्रेगनेंसी हो तो वो नहीं होगा। बाकी सारे जो मेथड्स है ना ये वाले, ये सारे जो है ना रिवर्सिबल मेथड्स हैं, कि हम प्रेगनेंसी अगर चाह रहे हैं कि करें, कंसीव करें, तो फिर भी ये जो है ना कंसीव कर सकते हैं इन मेथड्स के वजह, अगर ये मेथड्स यूज करें तो। ये रिवर्सिबल मेथड है और स्टेरिलाइजेशन वाले ना परमानेंट मेथड्स हैं टू अवॉइड द प्रेगनेंसी इन स्पाइट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। ना हम कुछ ये वाली स्लाइड पे आ जाते हैं, जैसे कि हमने कुछ बात करी थी इसमें कि कॉपर आईयूडी, हार्मोनल इंटरट्राइन सिस्टम, तो इतनी सारी हैं, तो क्या इन सब की क्या इफेक्टिवनेस है वो देख लेते हैं, कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो ये सर स्लाइड पे वापस आ जाते हैं। देखिए सुपर इफेक्टिव जो है ना, जिसमें 99% चांसेस है कि वो सक्सेसफुल है अपना कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट शो करने में। वो है हमारे पास इम्प्लांट्स हो गए, ये आईयूएस हो गए, जिसमें हम कहते थे लिवन और जेस्टर वाली इंटरट्राइन डिवाइसेस होंगे, और स्टेरिलाइजेशन ऑफ कोर्स, जिसमें तो परमानेंटली जो है ना हमारे पास कॉन्ट्रासेप्शन की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है। ये सब सुपर इफेक्टिव है, मतलब कि अगर ये सारी चीज़ें यूज़ की जाएंगी ना तो परमानेंट नहीं, परमानेंट रिवर्सिबल, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस है। और जो हाईली इफेक्टिव में फिर हमारे पास पिल्स आ गई, पैच आ गए, वेजाइनल रिंग और इंजेक्शन आ गए। ये भी इफेक्टिव हैं, लेकिन 91 to 94% है, लेकिन कुछ चांसेस हैं इसमें प्रेगनेंसी के, हो सकती है प्रेगनेंसी। लेस इफेक्टिव जो है ना, जो विड्रॉवल मेथड, जो नेचुरल मेथड में नहीं बताया था कि इजैकुलेशन करने से पहले जो है ना
विड्रॉ कर लेते हैं। तो इसमें चांसेस होते हैं कि प्रेगनेंसी हो जाए। सर्वाइकल कैप और डायफ्राम स्पॉन्ज पे इसमें क्या होता है कि इसमें एवरी टाइम चांस होता है, कभी पता नहीं चलता है कि जो है ना जो कैप्स होती हैं वो लीक कर जाती हैं या डिस्टॉर्ट हो जाती है या अपनी जगह से हिल जाती है। तो इसमें जो है ना कोई वो नहीं है, इसमें चांसेस होते हैं, ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के। और फर्टिलिटी अवेयरनेस मेनली जो है ना लोगों को पता नहीं होता है या एक दो दिन आगे पीछे हो जाता है, तो फिर इसमें मेरे चांसेस होते हैं। स्पर्मिसाइड्स हो गए, फीमेल मेल कॉन्डम्स, बात फीमेल मेल कॉन्डम्स की होती है, अफेक्टिव होते हैं वो लेकिन लेस अफेक्टिव है। मतलब इसमें चांसेस है, रिस्क है प्रेगनेंसी का। देख लेते हैं हम इसके क्या क्या बेनिफिट्स, क्या क्या एडवांटेजेस हैं और ये होता है क्या। सिकली जो मेल कॉन्डम्स होते हैं ना वो लेटेक्स के बने हुए होते हैं, पॉलीयूरेथीन शीट होती है, ठीक है, और इस तरीके का कुछ दिखता है, ठीक है। ये ना सीमेंट कलेक्ट कर लेता है और वेजाइना में इसको एंटर नहीं होने देता सीमेंट को, ठीक है। रिलायबल तभी होगा जब ये प्रॉपरली यूज होगा, मतलब तो क्या होता है कि ये जो है ना इंटरप्ट कर स्प्लिट हो जाता है, टेयर हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ना जो सीमन होता है ना वो हद तक पहुंच जाता है जहाँ नहीं पहुंचना होता उसको। किसी कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं आपको पता होना चाहिए, कभी कभार पूछ लेते हैं। अब हम लोग जो है ना अपने आर्टिफिशियल मेथड्स में हार्मोनल मेथड पे आ जाते हैं, ठीक है। हार्मोनल मेथड्स को ना इसमें यहाँ पे इस वाली स्लाइड में हमारे पास बहुत सारे टाइप्स लिखे हुए, ये इस हिसाब से रिवीजन है इसमें कि हम हार्मोनल मेथड में क्या क्या दे सकते हैं, मतलब कि पिल्स की फॉर्म में भी है, इंजेक्शंस की भी, इम्प्लांट्स की भी, वजाइनल रिंग्स और पैच की फॉर्म में भी, ठीक है। इस वाली साइड में ना ऐसे कि इसको हम किस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं, या तो उसकी फॉर्मेशन क्या है, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होंगे जिसमें ना ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों होते हैं, ठीक है। और प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, पीओपीज और मिनी पिल्स भी कहते हैं, इसमें जो है ना सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है सब इसके अंदर। अब प्रोजेस्ट्रोजन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ना प्रोजेस्टेरॉन जो है सिंथेटिक फॉर्म है प्रोजेस्टेरॉन की, इसलिए इसको प्रोजेस्ट्रोजन कह रहे हैं। अब ये जो दोनों है ना जो प्रोजेस्ट्रोजन वाली है कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, तो आपको बताइए कि हमारे पास किस में आती है, पिल्स की फॉर्म में आती है और इसका कुछ इस तरीके का पैटर्न होता है। जो प्रोजेस्टेरॉन जेन वाली हमारे पास चीजें होती हैं वो पिल्स की फॉर्म में भी आ रही होती है, इंजेक्टेबल की भी फॉर्म में आ रही होती है, तो हम वो वन बाय वन देखते हैं। पहले हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात कर ले, जिसमें मैंने कहा कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों की कॉम्पोजिशन होती है, कैसे काम कैसे करती है। बेसिकली ये ओवुलेशन को प्रिवेंट करती है, सर्वाइकल मेकर्स को थिक कर देती है और हाईली रिलायबल है, जिसकी वजह से जो है ना ये अपना कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट देती है। इसके एडवांटेजेस देख रहे हैं कि डू नॉट इंटरप्ट द इंटरकोर्स, रिवर्सिबल है, मेन बात रिवर्सिबल है, कोई साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं है। और इसका सिर्फ कॉन्ट्रासेप्टिव फायदा नहीं है बल्कि नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव भी इसके फायदे हैं, जैसे कि ये प्रोटेक्शन देती है अगेंस्ट ओवेरियन कैंसर, यूट्राइन कैंसर, बिनाइन सिस्ट ऑफ द ब्रेस्ट, और ये डिसमेनोरिया और डिसमेनोरिया वगैरह में भी हेल्प करती है, ठीक है। ये साइड साइड याद रखना, ये पूछते हैं अक्सर एक्सटर्नल वगैरह के नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट क्या है सीओसी के। डिसएडवांटेजेस क्या है कि इसको रोज लेना पड़ता है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है एसटीआईज के खिलाफ, और कुछ वुमेन के लिए ना सुटेबल नहीं है, मतलब कि जैसे कि वो अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, ओबीज है, ओवरवेट है, पर्सनल या फैमिली हिस्ट्री है थ्रोम्बोसिस की, या फिर जो है ना उस खातून को हाइपरटेंसिव है वो, या फिर जो है ना स्मोकिंग करती है वो, ठीक है। इन पेशेंट्स में जो है ना ये सीओसी अपना काम नहीं करेंगे, ठीक है। इनमें ना वो इनकी एफिकेसी इन पेशेंट्स में ना कम हो जाएगी। बेसिकली इन पेशेंट्स में ना देते ही नहीं है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है कि इनको जो है ना सीओसी ना दिया जाए, इनको कोई और मेथड जो है ना दिया जाए ताकि वो यूज कर सके, ठीक है। इनिशियल साइड इफेक्ट हो सकते हैं इसके नोजिया, हेडेक, ब्रेस्ट टेंडरनेस, ब्लोटिंग, ब्रेक थ्रू द ब्लीडिंग भी हो सकती है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में जो हमने पीओपीज की बात करी, ये भी सेम काम करते हैं, लेकिन ये लाइनिंग ऑफ यूट्रस को चेंज कर देते हैं। वही सेम बात आ गई, प्रिवेंट ओवुलेशन, सेकंड सर्वाइकल मेकर्स, बस ये लाइनिंग ऑफ द यूट्रस को भी चेंज कर देते हैं। ये भी हाईली रिलायबल है। इसके एडवांटेजेस सेम कैन बी ये, लेकिन ये वाइल यूज्ड इन ब्रेस्ट फीडिंग यूज कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिवनेस है। जो ईस्ट्रोजन थेरेपी नहीं ले सकते ना उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसे सीओसी में जो है ना ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों था, लेकिन पीओपी में सिर्फ है ही प्रोजेस्टेरॉन, जिनमें ईस्ट्रोजन जो लोग नहीं ले सकते उनको भी ये रेफर किए जा सकती है। इसकी फ्यूअर साइड इफेक्ट्स है, डू नॉट इंटरफेयर द सेक्स। डिसएडवांटेजेस वही है कि अगेंस्ट द एसटीआईज नो प्रोडक्शन है, सेम एवरी डे पे देना पड़ता है, अगेन वही इसके सारे इनिशियल टेम्पररी साइड इफेक्ट्स है।
अच्छा, जो हमने इंजेक्शंस की बात की थी ना, अब ये जो इंजेक्शन है ना, ये प्रोजेस्टेरॉन ओनली भी हो सकते हैं, इंजेस्टर प्रोजेस्टेरॉन दोनों मिल सकते हैं। बेसिकली क्या है ये कि ये मंथ में ना एक दफा इंजेक्ट करना होता है। ये दो, अगर इंजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों की कॉम्बिनेशन है ना तो एक दफा करना है, और अगर सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग इंजेक्शन है ना तो वो महीने में 2 दफा लेने या 3 दफा लेने, ठीक है। ओवुलेशन को प्रिवेंट करता है, सेम वही बात है। इंजेक्शन के एडवांटेजेस ये हैं, हार्मोनल मेथड डेली डोज नहीं है, मेनली बात जो कैरी होती है आगे लेडीज के, हमें जो है ना हम रोज भूल जाते हैं, रोज नहीं ले सकते, तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इनको डेली नहीं लेना, महीने में एक दफा 2 दफा लेना है, ठीक है। प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स को भी रिड्यूस करता है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि जो चारी होती है ना कि फौरन से हम अगर इंजेक्शन लेना छोड़ दें तो हमें फर्टिलिटी पीरियड हमारा रिटर्न हो जाता है, ऐसा नहीं होता, डिले होता है इसमें थोड़ा सा ना इंजेक्शन में। और सेम ये देखें सिम्टम कॉज करेगा ये हेडेक, डिजीनेस, पिंपल, ग्रीजी स्किन, टेंडर ब्रेस्ट, मूड स्विंग्स, वेट गेन एंड ब्लॉटिंग। इम्प्लांट्स की बात कर लेते हैं। ये बेसिकली टाइनी फ्लेक्सिबल ट्यूब्स होती है प्रोजेस्टेरॉन की, जो कि स्किन के अंदर जो है ना अपर आर्म में इन्वॉल्व कर, जैसे कि ये दिख रहा है यहाँ पे 2 रॉड्स जो है ना डलती है अंडर द स्किन, सही है। ये 3 to 5 years इसका टाइम पीरियड है, बहुत लंबा, इफेक्टिव है, ओवुलेशन को प्रिवेंट करता है, वही बात है, ठीक है। इम्प्लांट्स के ना एडवांटेज है, ये जो है ना हमारे पास मेनली सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इफेक्टिव है 3 to 5 years के लिए। जो हमारे पास आके कैरी होती है लेडीज या पेशेंट्स आके कैरी होती हैं कि हमें ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव चाहिए जो हाँ 3 to 5 years तक का कॉन्ट्रासेप्शन है, उनको बार बार जरूरत ना पड़े और बार बार ना चाहिए हो ज्यादा टाइम पीरियड के लिए, तो हम इसको है ना 3 to 5 years के लिए रिलायबल है, इफेक्टिव है। इंट्रायूट्राइन सिस्टम, इसमें मिस प्लास्टिक एक डिवाइस होती है जो कि प्रोजेस्टेरॉन कंटेन करती है, इस तरीके की डिवाइस होती है जो कि हम लोग यूट्रस में इंसर्ट कर देते हैं, और इसकी इफेक्टिवनेस 5 years तक की होती है। ये कंटिन्यूस सप्लाई जो है ना, ये वाली डिवाइस प्रोजेस्टेरॉन के यूट्रस को दे रहा होता है और सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देता है, इम्प्लांट नहीं होने देता। एडवांटेज वही 5 years तक की है। ईस्ट्रोजन और जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं कि उनके लिए आइडियल ऑप्शन है, और नॉर्मल फर्टिलिटी रिटर्न हो जाएगी जैसे ही जब भी आपका नहीं, वैसे तो इसकी इफेक्टिवनेस 5 years तक की है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि आपको अब 5 years तक नहीं चाहिए तो आप ना इजीली रिमूव हो जाएगी, ये कोई मसला नहीं, जैसे ही रिमूव करेंगे, इसका थ्रेड लगा होता है, रिमूव कर देंगे तो आपकी फर्टिलिटी दोबारा उसी वक्त रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा सेम इसके वही है डिसएडवांटेजेस। मैं एक दो जो एडवांटेज डिसएडवांटेजेस स्टेज होते हैं, अगर आप लोग माइंड में रखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इस तरीके की एक रॉड होगी जो कि यूट्रस में जाएगी और वहां पे जाके प्रोजेस्टेरॉन यूट्रस को देती रहेगी, ठीक है। जैसे ये हटा दी जाएगी वैसी फर्टिलिटी रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। आयोडीज, आयोडीज और कॉयल जो है ना हमारे पास कॉपर कंटेनिंग होती है जो कि नॉर्मल यूट्राइन एनवायरनमेंट को ना डिस्टर्ब कर देती है। ये देखें जैसे पिक्चर में दिख रहा है, ऐसी हमारे पास ना डिवाइस होती है जो कि जो है ना यूट्रस में जाके इम्प्लांट कर जाती है, और फिर ना ये बेसिकली जो फर्टिलाइज ओवम होता है ना उसको इम्प्लांट नहीं होने देती है, फिजिकल बैरियर प्रोवाइड करती है, और एग आईयूडी प्रिवेंट्स से इम्प्लांटेशन इम्प्लांट नहीं होने देती है। फर्क क्या हुआ फिर आईयूएस में और आईयूडी में? कॉमन सी बात है कि आईयूएस जो है प्रोजेस्टेरॉन दे रहा है यूट्रस को बार बार, और इसकी इफेक्टिवनेस 5 years तक की, जबकि कॉपर वाला है प्रोजेस्टेरॉन तो नहीं दे रहा लेकिन वो जो है ना इम्प्लांट नहीं होने दे रहा है। एडवांटेजेस ये है कि इसकी एफिकेसी जो है ना अप टू 12 years तक की होती है, आईयूडीज की इंटर कॉपर कंटेनिंग कॉइल्स वगैरह होती है 2 की होती है, और ये भी वही बात है, नॉर्मल फर्टिलिटी जैसे ही रिमूव कर देंगे वैसे ही जो है ना फर्टिलिटी रिटर्न हो जाएगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। डिसएडवांटेजेस यही है कि प्रोफेशनल से ले लॉन्गर मोर इंक्रीज क्रैम्पिंग हो सकती है, क्योंकि ये कॉपर की डिवाइस है ना तो क्रैम्पिंग बढ़ सकती है, और ये परफोरेट कर सकता है यूट्रस को अगर प्रॉपरली नहीं इंसर्ट किया गया हो, किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल ने नहीं डाला हो। अब बात कर लेते हैं मेल एंड फीमेल स्टरलाइजेशन की। जो मैंने आपको कहा था ये सर्जिकल मेथड है जो कि इरिवर्सिबल है, एक दफा हो गई तो साल दिन तक की क्या है ना कंसीव नहीं कर सकते। बेसिकली फीमेल्स में क्या करते हैं कि फेलोपियन ट्यूब्स को लाइगेट कर देते हैं, यहाँ से जाके ओवम ही ना निकल पाए, ना ओवम आएगा और ना ही स्पर्म यहाँ रीच कर सकते हैं और ना ही फर्टिलाइजेशन होगी।
वेजेक्टमी में हम लोग यहाँ से लगा देते हैं। जब स्पर्म ही नहीं यहाँ तक आएंगे, इजैकुलेशन ही नहीं होगी, तो फिर जो है ना, जब स्पेसिमेन में स्पर्म्स ही नहीं होंगे तो कैसे ओवुलेशन होगी। एडवांटेजेस यही है, परमानेंट है, हाईली इफेक्टिव है। डिसएडवांटेजेस यही है, पेनफुल होता है ये, और सर्जिकल प्रोसीजर है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, और रिवर्स नहीं हो सकता। मेन बात यह है कि रिवर्स नहीं हो सकता। ठीक है, ये वही टिपिकल इफेक्टिवनेस वाली बात हो गई। जब हमने कहा था, पहले भी हमने बात की थी कि आईयूडीज हो गई, वेजेक्टमी, स्टरलाइजेशन और इम्प्लांट्स जो होते हैं ना, ये हाईली इफेक्टिव मेथड है। और ना हाईली इफेक्टिव इस सेंस में कि बहुत रेयर चांसेस हैं, फ्यूअर प्रेगनेंसीज पर 100 वुमेन इन 1 ईयर में इस मेथड से हो रही है, ना होने के बराबर है। बाकी सब मेथड वही जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लीस्ट इफेक्टिव जो है ना स्पर्मिसाइड्स होती है, और विड्रॉवल मेथड होता है, और फर्टिलिटी बेस्ड मेडिसिन मेथड है। ठीक है, ये तो सब था हमारे पास कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। मेनली आपने ना इस तरीके से याद रखना है कि हम कॉन्ट्रासेप्शन को ना अगर पूछा जाए कि मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन क्या क्या है, तो आपने मेनली इस तरीके से याद रखना है कि हम कॉन्ट्रासेप्शन को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक नेचुरल मेथड और दूसरा आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड में आ जाता है हमारे पास लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड, और स्टैंडर्ड मेथड में ये आ गया हमारे पास फर्टिलिटी अवेयरनेस बेस्ड मेथड, विड्रॉवल और एब्सिटिनेंस, ये आ गया। ठीक है, और आर्टिफिशियल मेथड में फिर हमने बात की, बैरियर मेथड की बात करी, स्पर्मिसाइड्स की बात करी, परमानेंट स्टरलाइजेशन की बात करी, हार्मोनल की बात कर ली, और इंजेक्टेबल की बात कर ली। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, बाद में ये भी पूछा जा रहा होता है कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है। बेसिकली ऐसा होता है कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में हम लोग अनवांटेड प्रेगनेंसी को जो है ना अवॉइड कर रहे होते हैं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की बेसिक क्यों यूज करते हैं, जब कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज ही ना कर रहा हो पहली बार, या फिर जो है ना कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो गया, या मिस यूज हो गया हो, या कोई पिल लेना भूल गया हो और काफ़ी टाइम से जो है ना लेट हो गया हो इंजेक्शन के लिए, या कि जो इंसुलिन इंट्रायूट्राइन डिवाइस ली वो एक्सपर्स हो गई हो, या कोई सेक्सुअल एक्सॉल्ट का केस हो, या कॉन्डम रप्चर वगैरह, तो उनमें रहना इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की ज़रूरत पड़ती है। अब इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के 2 मेथड्स, हार्मोनल और इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। हार्मोनल में ना 2, अगेन वही बात आ गई जो हमने बात की थी, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स। सही है, जो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है ना इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, उसको हम लोग यूएसपी मेथड कहते हैं। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स ना लेवोनॉर्जेस्ट्रल होती है। सही है, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रा डिवाइस में ना हमारे पास क्या आता है, कॉपर आईयूडी आ जाती है, इसके अलावा लीवोनॉर्जेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन सिस्टम आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे ना एक और बात है कि हम लोग जो इम्प्लांट कर रहे होते हैं ना, हमने बात करी थी इम्प्लांट्स में कि उसमें भी एक हम प्रोजेस्टेरॉन ओनली रॉड्स थी ना जो हम डाल रहे थे, वो जो रॉड्स होती है ना वो भी लीवोनॉर्जेस्ट्रल की होती हैं, लेकिन उनको हम लोग उसमें उसका जो ब्रांड नेम है ना वो होता है मेरेना। मेरेना, वो आपने याद रखना है, ऐसे एक्सटर्नल पूछते होते हैं। और जो हमें कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है ना, ये वाली ल्यूवोनॉर्जेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन सिस्टम की, जो है ना, इसको ये हमें अंडर द ब्रांड नेम मिल रहे होते हैं, जडेल कहते हैं इसको, ये याद रखना है। वो इम्प्लांट्स जो कि हमने पहले बात की थी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में, कि इम्प्लांट्स में लिवोनॉर्जेस्ट्रल रॉड्स डाल रहे थे, इम्प्लांट कर रहे थे, और 3 to 5 ईयर्स के लिए इफेक्टिव थी, वो अंडर द नेम ऑफ मेरेना मिलती है। और जो हम इंट्रायूट्राइन डिवाइस डालते हैं वो अंडर द नेम ऑफ जडेल मिलती है। क्योंकि दोनों लिवोनॉर्जेस्ट्रल है इसलिए बता रही हूँ। क्या मैकेनिज्म है, यही करेगा, इनहिबिट डिले ओवुलेशन, इंटरफेयर विद ओवम एंड स्पर्म ट्रांसपोर्ट, इनहिबिट द फर्टिलाइजेशन, प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन। वही बात है जो हमने पहले डिस्कस की है। Success of emergency contraception dependent on the method and the day of the ovulation, does not work if the woman is pregnant. डोजेस क्या है, बेसिकली कभी कभार पूछ लेते हैं एक्सटर्नल के ना, किस तरीके से इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव दे रहे यूज पे। सीओसी तो आपने बता दिया कि दे रहे, तो अब कैसे दे रहे, 4 टैबलेट्स जो है ना हम लोग इथाइन एस्ट्राडायोल की 30 माइक्रोग्राम की एक साथ ही दे देते हैं। वो अंडर द ब्रांड नेम ऑफ हमारे पास आ रही होती मार्केट में नोवा फैमिलिया के नाम से 4 टैबलेट्स दे देते हैं। और ये कब देते हैं कि जब जो है ना 120 आवर्स के अंदर अंदर या 5 डेज के अंदर अंदर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स फॉलोड बाय सिमिलर डोज 12 आवर्स लेटर। ये आपको पता होना चाहिए।
होना चाहिए है। मतलब ये डोजेज जो है ना अक्सर एक्सटर्नल पूछ लेते हैं। प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स की ना सिर्फ 2 टैबलेट्स दे रहे होते हैं 750 माइक्रोग्राम की। वही स्टैट लेंगे 125 डेज के अंदर। 5 डेज ऑफ अनप्रोड्यूस है मोर इफेक्टिव होगी जब जल्द से जल्द ले लेंगे। बेनिफिट्स क्या है? सेफ एंड इफेक्टिव है, कैन बी प्रिस्क्राइब बिफोर रेगुलर, कैन बी यूज आफ्टर एंड प्रिवेंट्स अनवांटेड प्रेगनेंसी। साइड इफेक्ट नोजिया वोमिटिंग एब्डोमिनल डिजीज। अब नोजिया वोमिटिंग के साइड इफेक्ट हो रहे हैं तो पहले से जो है ना एंटी एमेटिक्स ले लें। जब आपको ऐसा फील होगी नोजियस टाइप है, एंटी एमेटिक्स फौरन से ले लें। यूएसपी मेथड जो है ना, अगर कोई पेशेंट है कि वो उसको ईस्ट्रोजन थेरेपी जो है ना कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, तो उस पेशेंट में ना यूएसपी मेथड नहीं देना, क्योंकि यूएसपी मेथड सीओसी है और ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों है, तो उन पेशेंट्स में ना नहीं देना है। इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो है ना बहुत अच्छा बोल रहे हैं, क्या बहुत इफेक्टिव मेथड बोल रहे हैं कि एज अ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, क्योंकि फर्टिलाइज होने के बाद भी काफ़ी डेज बाद इम्प्लांट होता है ना, तो अगर इमरजेंसी में हमने ये दे दिया इंट्रायूटराइन में आईयूडी दे दिया या इंट्रायूट्राइन सिस्टम इंटर कॉपर आईयूडी दे दिया है, तो वो इम्प्लांट ही नहीं होने देगा वॉल में यूट्रस की। ये वही 5 डेज ऑफ अनप्रोटेक्टेड के। अच्छा, जब अब कॉन्ट्रासेप्शन की बात होगी, अब ये वापस कैसे आएंगे? अब जब हमने रिवर्सिबल मेथड्स की बात की, अगर आईयूडी कॉपर वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो अगेन थ्रेड निकाल देंगे, वो डिवाइस निकाल देंगे तो फॉरन फर्टिलिटी हो जाएगी। लेकिन अगर मिसकैरेज की बात हो रही है तो वुमेन जो है ना 50% विद इन 3 वीक्स ऑफ अबॉर्शन जो है ना उसकी फर्टिलिटी जो है ना रेज्यूम हो जाती है। ठीक है, ये सेम वही पिक्चर है। अच्छा, एक ना कोई सिनेरियो आता होता है कि बेसिकली आप ना ये बताएं कि हमारे पास कौन से अच्छे मेथड्स हैं जो कि अगर एक ऐसा सिनेरियो आता होता है, लेट सपोज कि ना एक लेडी आ रही है, उसने अभी ना डिलीवरी दी है और फिर ना बेबी तो डिलीवर हो गया है, सेफ एंड साउंड है, लेकिन अब वो चाह रही है कि फर्दर अब कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव चाह रही है वो, तो अब हम कौन सा उसको कॉन्ट्रासेप्टिव देंगे? अगर या तो फिर वो अगर ब्रेस्ट फीड कर रही है तो बेस्ट है हमारे पास लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड, या हाँ 6 वीक्स के बाद आफ्टर 6 वीक प्रोजेस्ट्रॉन रिलीजिंग वजाइनल रिंग्स दे रहे होते हैं और प्रोजेस्ट्रॉन ओनली इंजेक्शन दे रहे हैं। अगर वो ब्रेस्ट फीड नहीं करा रही ना तो उसको प्रोजेस्ट्रोजोन ओनली इंजेक्शंस कहते हैं, या फिर हम जो है ना आफ्टर 3 वीक सीओसी भी कहते होते हैं, या फिर कहते होते हैं कि ना कॉपर आईयूसीडी लगा दें। सही है, कॉपर आईयूडी लगा लें, लिवर नॉट जस्ट इंट्रायूट्राइन सिस्टम लगा लें। तो ये ना पूछा जाता है कि बेस्ट मेथड कौन सा है, कि अगर एक हमारे पास लैक्टेशन में लैक्टेशनल इमेरूनिया में पेशेंट आ रही है तो वो चाह रही है कि उसको कॉन्ट्रासेप्टिव ज़्यादा मिल जाए, तो हम लोग जो है ना क्या उसको रेफ़र कर सकते हैं? कॉपर आईयूसीडी रेफ़र कर सकते हैं, प्रोजेस्टेरॉन ओनली इंजेक्शन रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट्स में ना बस यही पूछते हैं कि आप न्यू मॉड्यूलेंट क्या था, आपको ये पता हो तो मोर देन इनफ है। रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स होते हैं। फीमेल कॉन्डम कैन बी यूज विदाउट सीइंग अ हेल्थ प्रोवाइडर। एक क्वेश्चन आता होता है कि ये बताएं व्हाट इज लार्क्स। ये वही चीज़ है जो कि हमने इसमें बताई थी कि हम ना ये यूज़ कर रहे हैं कि लैक्टेशनल सिनेरियो में लैक्टेशनल इमेनोरिया वाले में कि हम उसको क्या प्रिस्क्राइब करेंगे, तो हम उसको ना लार्क प्रोवाइड कर देते हैं, मतलब कि लॉन्गर एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ये सब जो है ना मेनली आपने ये बात रखनी है कि लार्क में ना 3 चीज़ें आती है, जैसे हमने पहली बात करी कॉपर आईओडी, लीवोनॉर्जेस्ट्रल, इंट्रायूट्राइन सिस्टम और प्रोजेस्टेरॉन। ये 3 चीज़ें जो ना लार्क में आती हैं, और इलेक्टेशनल वाली इम्यूनोलॉजी वाली जो सिनेरियो हमने कहा था उसमें हम लोग लार्क को प्रेफरेंस दे रहे होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट चॉइस के कितने टाइम पीरियड के लिए उसको चाहिए, 5 to 12 ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए, तो हम लोग जो है ना उस हिसाब से दे रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मेरेना लिखा हुआ है, लिवोनॉर्जेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन, ये मेरेना नहीं है, जडेल है। मेरेना वाली जो है ना वो रॉड्स हैं जो इम्प्लांट करते हैं। ठीक है, आईयूसीडीज की बात हो गई। अच्छा, लिवोनॉर्जेस्ट्रल जो इंट्रायूट्राइन सिस्टम है ना कुछ इस तरीके का दिखता है, देखे रॉड, देखे इसका थ्रेड देखे। ठीक है, और मेरेना मेथड
हम आईयूसीडी जो है ना कब इंसर्ट कर सकते हैं, तब कर सकते हैं पोस्टमार्टम आफ्टर 4 वीक्स, पोस्ट प्लासेंटल डिलीवरी और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में, तो ये इफेक्टिव मेथड है आईयूसीडी का। अच्छा, एक और बात है कि ना हमारे पास ना एक मैक फील होता है, मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है WHO का, जिसकी वजह से हम ये पता कर सकते हैं, इस तरीके का एक व्हील टाइप होता है पूरा गोल सा, कि अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स हेल्थ कंडीशन कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव जो है ना बेस्ट है उसके लिए, क्या प्रेफर कर सकते हैं उसको, अकॉर्डिंग उसकी क्या कंडीशन है। जैसे कि अगर वो HIV से इन्फेक्टेड नहीं है, उसकी क्या मेडिकेशन चल रही है अभी, ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन तो नहीं है, PID, सेप्सिस, पोस्टपार्टम ब्रेस्ट फीडिंग पे तो नहीं है, नलीपेरिस तो नहीं है, वेजाइनल ब्लीडिंग तो नहीं है, यूटेराइन, ये सब जो है ना एक व्हील में लिखा होता है। अकॉर्डिंग टू द व्हील हम इसको ना घुमाते रहते हैं, फिर ये सजेस्ट करता है कि आप ना बेस्ट कौन सा है इसका। जैसे इसमें लिखा हुआ है ना 1 2 3, तो 1 मतलब कि इसको ये प्रेफर कर सकते हैं, इसको यही लेना चाहिए, और 4 मतलब कि ये मत ले। ठीक है, इस तरीके से पूछा जाता है कि एक व्हील होता है, इसका क्या मतलब होता है, मतलब ये बताता है कि कौन सा बेस्ट मेथड है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। अच्छा, एक जगह जो है मैक क्राइटेरिया भी होता है WHO का, मॉडिफाइड क्राइटेरिया, वो ना ये कहता है कि इसकी कुछ कैटेगरीज होती हैं, 1 2 3 4। 1 कंडीशन में ये कहता है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो COC ले। ठीक है। सेकंड कहता है कि उसके जो है ना ऐसे एडवांटेजेस बढ़ गए हैं जिसकी वजह से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ले, सॉरी COC नहीं है ये, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ले, मेडिकली इतनी फिट है कि कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ कर सकती है। सेकंड स्टेज 2 कहती है कि जो है ना हमारे पास जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के ना एडवांटेजेस इतने ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू डिसएडवांटेजेस, तो ना स्टेज 2 में इस कैटेगरी के लोग आते हैं। अब स्टेज 3 के कैटेगरी में ना वो लोग आते हैं जिनमें जो है ना हमारे पास जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के जो है ना हमारे पास एडवांटेजेस तो हैं, लेकिन साथ साथ ना डिसएडवांटेजेस भी हैं उसके उन पेशेंट में, तो ये ना इक्वल हो जाता है। इसके लोग जो है ना फिर कुछ और भी देख सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव के अलावा कोई और मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं। स्टेज 4 में ना वो लोग आते हैं जिनमें ना कॉन्ट्रासेप्शन के जो कॉन्ट्रासेप्शन होता है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। जैसे कि हमने बात की थी कि एज 35 से ज़्यादा है, करंट ब्रेस्ट कैंसर है, हाइपरटेंसिव है, ये कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट है, तो ये क्राइटेरिया भी कभी कभार पूछ लेते हैं कि स्टेज 1 2 3 4 में ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से क्या क्राइटेरिया होते हैं। डेट्स इट। समरी में वही, ये वाली स्लाइड तो आप लोग अच्छे से रट लें।